हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे और छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए देखिए, बात करनी है अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द सॉल्बिलिटी कॉन्सेप्ट, है ना। इससे पहले मैंने आपको कंसंट्रेशन की बात की, कई सारी बातें हुई, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी लगे हमारे। याद रखिएगा वाला न्यूमेरिकल्स सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्लस HCl वाला। अभी मैं बात करता हूँ सॉल्बिलिटी कॉन्सेप्ट। तो बात करेंगे व्हाट इज द सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी क्या है। तो सॉल्बिलिटी के लिए मैंने बोला था आपको कि ये पूरा चैप्टर जो हमारा चलता है ना, वो दो कॉन्सेप्ट पे चलता है। एक को मान लेते हैं हम लोग पानी और एक को मान लेते हैं क्या, चीनी। याद होगा आपको, वाटर प्लस क्या मैं मानता हूँ, शुगर। अब शुगर को हम वाटर में मिला रहे हैं, तो जब हम चीनी को पानी में मिला रहे हैं तो क्या होगा, शुरुआती दौर में वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा। मिलाते गए और मिलाया और डिजॉल्व हुआ और मिलाया और डिजॉल्व हुआ। एक कंडीशन ऐसी आई, एट दैट वेरी कंडीशन वी से दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हैज बीन डिजॉल्व, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जब आप क्या करते हो, सॉल्यूट को जब आप पानी में मिलाते हो या सॉल्वेंट में मिलाते हो, तो मिलाते जाते हो मिलाते जाते हो मिलाते जाते हो, कभी एक ऐसा कंडीशन आता है जब व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द गिवन सॉल्वेंट, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सही है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को जब आप हीट करेंगे ना, तो थोड़ा सा उनके बीच में क्या बनेगा, गैप आएगा। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हीट करेंगे आप, तो थोड़ा सा उनके बीच में गैप आएगा, तो समहाउ solute may be further added to that. After that the solution which is formed, that is called the super saturated solution. सही है। इसका मतलब क्या बोला गया, solubility is the maximum amount of solute which can be dissolved in the given solvent at given set of condition. याद रखना हमेशा, given set of conditions का मतलब temperature should be remain same. क्या बोला गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। खासकर हम सॉल्वेंट लेते हैं 100 ग्राम, अगर मैं मास की बात करूं तो, है ना। वॉल्यूम में आ जाते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, है ना। तो ये बात हो जाती है हमारी क्या, कि सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, तो ये समझ में आ गई बात। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट फिक्स टेम्परेचर। क्लियर है बात, इतनी सॉल्युबिलिटी की बात होगी। अब मैं बात करूंगा, टॉपिक हमारा सॉल्युबिलिटी का है, तो जब हम सॉल्युबिलिटी जब इसको मिलाते हैं तो 3 केस हमारे अराइज होते हैं यहाँ पे। 3 केस का मतलब होगा सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड होगा, और गैस इन लिक्विड। देयर आर 3 केसेस arises here considering the solubility. अब देखिए क्या कहा जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड की बात मैं करूं तो यहां पे एक चीज आती है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, लाइक डिजॉल्व लाइक। एक जैसा एक जैसे को डिजॉल्व करता है, पढ़ा है आपने पहले भी इसको, लाइक डिजॉल्व लाइक। और लाइक डिजॉल्व लाइक का एग्जांपल हो जाता है कि पोलर सॉल्वेंट है पोलर सॉल्यूट है तो दोनों डिजॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है नॉन पोलर सॉल्यूट है तो दोनों डिजॉल्व हो जाएगा। पोलर को नॉन पोलर में अगर आप डाल देते हैं तो डिजोल्यूशन नहीं होता है। जैसे अगर आप बात करो, पानी में आपने ऑयल डाल दिया, तो पानी में जब आप ऑयल डालते हो तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन वही पानी में अगर आप सोडियम क्लोराइड डाल दिया, आपने HCl डाल दिया, अमोनिया डाल दिया, तो ये सब क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोल देंगे लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है, पोलर प्लस पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। इतना तो पता है आपको, पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो ये दोनों का केस आता है। फिर गैस इन लिक्विड की बात करनी है और इसी को हमें इस चैप्टर में पूरा डिटेल करना है। दैट इज टोटली गवर्न बाय द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से गवर्न करेगा, तो इसकी बात मैं करूंगा अभी मैं इनकी बात कर लेता हूं। तो सॉलिड को हमने लिक्विड में मिला दिया, डिजॉल्व हुआ, उसी तरीके से लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया तो डिजॉल्व हुआ। डिपेंड करता है क्या, कि वेदर दे आर पोलर और पोलर, नॉन पोलर और नॉन पोलर, उसके हिसाब से हो जाएगा हमारा सॉल्युबिलिटी। अब मैं बात करूं ना
कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्बिलिटी एग्जैक्टली, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्बिलिटी को एग्जैक्टली अफेक्ट करते हैं। तो बात में करूं तो सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करने के फैक्टर्स मेरे पास जो आते हैं दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट हो गया, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो जाता है हमारा टेम्परेचर और चौथा हो जाता है हमारा प्रेशर। बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर्स, बेसिकली मे बी एनीथिंग एल्स। तो बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूट अगर पोलर है, सॉल्वेंट अगर पोलर है तो वहां से हम पता कर लेते हैं, सही है। सॉल्यूट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात आती है। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई देन द सॉल्बिलिटी विल बी लो, सिंपल सी बात है कि डिसॉल्व नहीं होगा जल्दी। अब जो सॉल्बिलिटी होती है यानी कि कोई चीज जब आपका डिसॉल्व होगा तो वहां पे हमारे दो चीजें आती हैं। जब हमारा कोई आयनिक कंपाउंड है, मान लो आप NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज द क्रिस्टल लैटिस। जब आप आयनिक कंपाउंड है आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि पोलर है, जब उस पोलर को आप पानी में डाल रहे हैं तो पानी इज आल्सो क्या पोलर, तो पोलर को जब आपने पोलर में मिलाया तो डिसॉल्व तो होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज इन्वॉल्व। आपको शुरुआत में ही मैंने इस चीज को बताया था कि जब आप NaCl को डालेंगे तो NaCl में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के बीच में देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज देयर इज द आयंस, स्टेबल आयंस हैं, स्टेबल आयंस होते हैं तो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं। वही हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर हो जाता है क्लास 12th का, है ना, इलेक्ट्रोस्टेट। खैर चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टेट की बात हो गई। तो अभी मैंने बोला क्या कि जब आप NaCl को पानी में डालिएगा तो NaCl में जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले टूटना होगा, जिसको हम बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। यानी कि जब आपने NaCl को पानी में डाला तो फर्स्टली देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी की जरूरत पड़ती है तब वो टूटता है। जैसे ही पानी में वो गया तो आयंस ऑफ द सोडियम क्लोराइड विल इंटरेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स से जब इंटरेक्ट करेंगे तो फिर नया फोर्स अराइज होगा। अब व्हेन देयर इज द नया फोर्स डेवलप्ड, एनर्जी रिलीज्ड, तो उस कंडीशन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी को जब हम क्या कर देते हैं, लैटिस इंथैल्पी से जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा क्या, इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। कुछ आ रहा है समझ में? यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो आया उसको हमने बोला सोडियम क्लोराइड का, तो हमने बोल दिया लैटिस इंथैल्पी प्लस क्या बोला, लैटिस इंथैल्पी, और क्या बोल दिया हमने, हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी दोनों को जब हम सम अप कर देते हैं तो क्या आ जाता है, इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि डिसॉल्व होने का इंथैल्पी निकल जाता है। लैटिस इंथैल्पी का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड है, ये चाहिए हमें। और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, रिलीज होती है। रिलीज होती है, निकलती है, ये निकल रही है, ये चाहिए। तो जो एनर्जी निकल रही है वो अगर ज्यादा है चाहिए से, तो जाहिर सी बात है दिस बिकम्स निगेटिव, और जब ये निगेटिव हो जाएगा तो दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वहां पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी तब आपकी, अगर ये पॉजिटिव आता है तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। जब आपका एंडोथर्मिक होगा तो एट दैट वेरी केस आपको एनर्जी क्या करनी होगी, देनी होगी। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, तो वहां पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। सही है। इसका मतलब जब सॉल्बिलिटी की कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलेगा, तो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिलेगा तो वहां पे 2 केस अराइज होगा, एक तो हाइड्रेशन इंथैल्पी और एक होगा लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी का मतलब जो आप सॉल्यूट डाल रहे हैं उस सॉल्यूट को टूटने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। जब उस सॉल्यूट्स के आयंस आ जाएंगे किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन में आ जाएंगे, तो नया एनर्जी डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी विल रिलीज
lattice enthalpy is required. Whenever हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन द लैटिस एंथैल्पी, मतलब जो एनर्जी उसमें से निकल रही है वो अगर उसके टूटने की एनर्जी से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है टूट जाएगा और कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज कर जाएगा। तो उस कंडीशन में बोल देंगे वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब उसको बस आप डाल दीजिए, अपने आप वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। सही है, तो ये बात होगी हमारी। फिर ये एंडोथर्मिक की बात होगी कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है लैटिस एंथैल्पी से तो अपने आप डिसॉल्व नहीं होगा। एट दैट वेरी कंडीशन यू विल हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द एनी एक्सटर्नल सोर्स। सही है इतना, तो यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा हमें। अब मैं बात करूंगा किस चीज की, फैक्टर्स की। तो एक तो दो हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया हमारा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, दो फैक्टर ये हो गया हमारे। तीसरा फैक्टर हमारा हो गया किस चीज का, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर को पढ़ने के लिए आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम, क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था क्या, ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलते थे, उन्होंने कहा था कि व्हेन देयर इज द एनी केस ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन देयर इज एनी केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का अगर कोई केस बनता है तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, उसको एनर्जी चाहिए, मीन्स ये वाला केस। जब उसको एनर्जी चाहिए तो अगर आप उसको एनर्जी देते हैं इट मीन्स आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बढ़ जाएगा, आगे जाएगा। इसका मतलब व्हेन एवर सच केसेस अराइजेस इन विच देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हीट और एनर्जी, देन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्बिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। यानी कि इस वाले केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बट इन दिस केस एनर्जी अपने आप निकल रहा है, यानी कि जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो एनर्जी अपने आप रिलीज हो रहा है, और जब एनर्जी अपने आप रिलीज हो रहा है तो उस कंडीशन में और अगर आप हीट करते हो ना, इसका मतलब आप उसके अपोजिट वर्क कर रहे हो, यानी कि वो तो खुद ही एनर्जी रिलीज कर रहा है और आप उसमें एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उस कंडीशंस में हमारी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर जब हमारा बढ़ता है तो सॉल्बिलिटी हमारी क्या होती है, घटती है। किस केस में, एक्सोथर्मिक के केस में। और वेयर एज इन केस ऑफ एंडोथर्मिक वी आर सपोर्टिंग द वेरी प्रोसेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो देयर विल बी द इंक्रीमेंट इन देयर क्या, सॉल्बिलिटी। आ रहा है समझ में। तो ये बात हो गई मेरी सॉल्बिलिटी की टेम्परेचर पे। अभी मैं एक बात बताऊंगा आपसे ना कि टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें अलग बिहेव करती है। वो नेचर का अपना क्या होता है, सब्सटेंस या जो भी कहो केमिकल्स का अपना नेचर होता है। जैसे यहाँ पे आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं, टेम्परेचर है हमारा, ये हमारा सॉल्बिलिटी का ग्राफ है। सही है, ग्राम 100 ग्राम में दे रखा है, चाहे जो भी मान लो आप। अब यहाँ पे देखो आप, इस केस में देखो जरा आप, टेम्परेचर है और ये सॉल्बिलिटी है, NaNO3 है। शुरुआत में सॉल्बिलिटी 0 डिग्री पे इतना था, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्बिलिटी भी इसकी क्या हुई, बढ़ी, यानी कि और उसमें डिसॉल्व हो पा रहा है। वही केस आप देख लो, यहाँ पे KCl का केस है हमारा, NaCl का केस है, KClO3 का केस है आपका, यानी कि दिख रहा है कि कमोबेश सब केस में क्या हो रहा है, आपका सॉल्बिलिटी इंक्रीज कर रही है व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो लगभग उन सभी की सॉल्बिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब सभी का डिसोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक इन नेचर होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। वही इस केस में देखो आप सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ले लो, सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है आपका, यानी कि सोडियम सल्फेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 मॉलिक्यूल्स हैं आपके। अब देखिए क्या हुआ, शुरुआत में यहां से लेके यहां तक ग्राफ तो बढ़ा, यहां से लेके यहां तक ग्राफ बढ़ा। ये वाला टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो जब यहां से आप देखो तो यहां से सॉल्बिलिटी इसकी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इस कंडीशन में इसकी मैक्सिमम होगी। When we are further increasing the temperature, its solubility somehow decreases. ये नेचर ऑफ सब्सटेंस है। यहां पे हमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, हमें बस ध्यान रखना होगा कि देयर आर सम आयनिक मॉलिक्यूल्स विच विल शो इरेगुलर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन देयर क्या, सॉल्बिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर। सही है, तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं।
यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी दे रहे हैं इसका मतलब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। Whereas in case of exothermic reaction, when you increase the temperature, you are doing adverse of that process, आप उसका उल्टा काम कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो, चीनी को पानी में जब आप डालते हैं, अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं तो भी डिजॉल्व होगा, बट इट विल टेक सम टाइम। और वहीं पे जब आपने उसको हीट कर दिया तो जल्दी से डिजॉल्व होगा, इसका मतलब वो थोड़ा सा नेचर में क्या है, एंडोथर्मिक आ रहा है। वहीं पे आप चूना ले लो, आप जब आप चूने को पानी में डालिएगा तो खुद ब खुद रिएक्शंस करके बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है, आपने देखा होगा, गर्म हो जाता है पूरा, जिस भी थर्मस में आप रखो, बीकर में रखो, जिसमें भी आप, अब वो गर्म हो गया, इट मींस दैट इज रिलीजिंग द एनर्जी, दैट इज रिलीजिंग द एनर्जी एज पर द रिएक्शन बिटवीन द, जो भी आपका है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या, वाटर, सही है। तो क्या हुआ, आपका उस कंडीशन में एनर्जी निकल रही है, और उस कंडीशन में जब आपकी एनर्जी निकल रही है तो वहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये दो कंडीशंस कहने का मेरा मतलब था, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको क्या कि इरेगुलरिटीज भी आ सकती हैं। देखिए क्योंकि होता क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स में बात करूं, एक तो ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा, एक ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्बिलिटी घटेगा, और एक ऐसा भी होता है जिसमें कुछ समय के लिए बढ़ेगा उसके बाद घटने लगेगा, जो आपको दिख रहा है ना। समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है यहां तक। तो ये मेरी बात हो गई। फिर एक और फैक्टर हमारा बचा प्रेशर का। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। तो कहा गया कि when we increase the pressure at that very condition there will be no effect either on solid or in liquid in solvent. Why? Because they are incompressible. जब हमारे क्या है, सॉलिड और लिक्विड है, उसको जब हम दबाने की कोशिश करेंगे तो दबेगा ही नहीं, और जब दबाने की कोशिश करेंगे, जब वो दब नहीं रहा है तो फिर उसकी सॉल्बिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा इस केस में, और यही केस हमें पढ़ना है। तो अभी इसकी ही हम डिटेल्स में बात करेंगे आगे चल के। तो अभी मैंने इसकी बात बताई आपको। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा किस चीज का, सॉल्बिलिटी का। यहां से निकल के आया सॉल्बिलिटी क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सॉल्बिलिटी। फिर यहीं से बात आ गई लैटिस एंथैल्पी क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शंस एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है, तो उस कंडीशंस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी। सही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो किसी केस में सॉल्बिलिटी पहले बढ़े फिर घटे? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, जो आपके सामने रखा हुआ है। सही है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्बिलिटी क्या है। अब मैं बात करूंगा किस चीज की, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दैट इज टोटली गवर्न बाय द हेनरी लॉ, जो पूरा गवर्न करेगा किसके द्वारा, हेनरी लॉ के द्वारा।